नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्क्वायर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागाजी यानी कि बाल विकास के बारे में। बाल विकास से संबंधित जहां पर भी आपके प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जिस जिस एग्जाम में आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे इससे संबंधित, उन सारे टॉपिक को हम लोग एक एक कर कवर करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने शैशवावस्था के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ लिया था, उसके अभी क्वेश्चंस बाकी हैं, उसको भी हम लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आज हम जो चाइल्ड डेवलपमेंट में उसकी दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, इसके बारे में हम देखेंगे, जिसे दोस्तों चाइल्डहुड कहा जाता है। दोस्तों इसके टाइम पीरियड की बात कर लें, चाइल्डहुड के टाइम पीरियड की दोस्तों बात करें तो ये होता है 5 या 6 वर्ष से 12 या 13 वर्ष तक। दोस्तों इसके बीच में क्या है, आप सोच रहे होंगे 5 या 6 क्यों लिखा है, 12 या 13। एग्जाम में क्या आएगा जिसको हम सही टिक करेंगे, 5 आएगा तो उसको सही टिक करेंगे, 6 आएगा तो उसको सही टिक करेंगे। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में 5 वर्ष भी आ रहा है, 6 वर्ष भी आ रहा है, तो आप निश्चित तौर पे 6 वर्ष की तरफ जाइएगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में 6 वर्ष नहीं है, सिर्फ 5 वर्ष है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, वहाँ पे 5 वर्ष तक जाना है। क्योंकि दोस्तों इसकी जो टाइम पीरियड मानी गई है वो 5 वर्ष के आखिरी में या 6 वर्ष के प्रारंभ में और 12 वर्ष के अंत में या 13 वर्ष के प्रारंभ में, यानी कि 12वां वर्ष समाप्त होने पर या 13वां वर्ष के प्रारंभ होने पर। तो इसकी जो टाइम पीरियड है, तो अगर आपके एग्जाम में 6 से 12 दिया हुआ है तो आप निश्चित तौर पे 6 से 12 जाइएगा। अगर 6 नहीं दिया हुआ है, 6 की जगह 5 दिया हुआ है, तो हम 5 की तरफ जाएंगे। दोस्तों जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे निश्चित तौर पे उससे आपके एग्जाम में एक नंबर कंफर्म है, एक नंबर तो कंफर्म कर सकिएगा और उससे भी ज़्यादा नंबर आएंगे। दोस्तों अगर दोस्तों हम बात करें इसके बाद टाइम पीरियड के बाद, अगर हम आगे बात करें, इसके कुछ उपनाम हैं, इसको अन्य नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों पहले इसे सबसे पहले इसे हम देखते हैं क्या कहा जाता है, तो आरंभिक इसे दोस्तों आरंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। क्यों आरंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो 6 वर्ष की अवस्था होती है यह स्कूल जाने के लिए बहुत ही सही अवस्था होती है, यानी कि शिक्षा पढ़ाई अपनी प्रारंभ करने के लिए ये सर्वोत्तम एज होती है। तो इसीलिए इसे आरंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों, तो इसे मिथ्या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं, सीडो मिच्योरिटी की एज कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों मिथ्या परिपक्वता? इसलिए कहा जाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं परिपक्वता और मिथ्या दोनों शब्द लगा। क्यों कहा जाता है इसे दोस्तों मिथ्या परिपक्वता की अवस्था? तो इसके पीछे जो रीज़न ये है कि जो बालक होता है वो अपने आप को बड़ा समझता है, और जो जो बाकी लोग होते हैं, जो अन्य लोग होते हैं, वो बालक को बालक समझते हैं, यानी कि छोटा समझते हैं। तो इसीलिए इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। इस एज में बालक जो होता है वो क्या करता है, अपने आप को थोड़ा बड़ा समझता है, एज से ज़्यादा समझने लगता है, इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए तो इसे खिलौनों की, आपने पढ़ा होगा इससे पहले जो हमने शैशवावस्था पढ़ा था, शैशवावस्था दोस्तों पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि इसे खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। किसको? शैशवावस्था को। लेकिन बाल्यावस्था को खिलौनों की नहीं बल्कि खेल की अवस्था को कहा जाता है। तो हम एक दूसरे से रिलेट करते चलेंगे जिससे हमको याद करने में और भी आसानी होगी। यहाँ पे हमने पढ़ा था किसमें, आपके शैशवावस्था में उसे खिलौनों की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि शिशु उसमें खिलौनों के माध्यम से खेलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बालक जो होता है वो खेल खेलता है, वो विभिन्न प्रकार के खेल खेलता है, इसलिए इसे खेल की अवस्था कहा जाता है। अगले टॉपिक पे दोस्तों बात करें, चौथे नंबर पे इसके उपनाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो दोस्तों इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, इसे डर्टी एज भी कहा जाता है। इन सबको आपको याद होना चाहिए दोस्तों, इसे डर्टी एज भी कहा जाता है, गंदी अवस्था भी कहा जाता है। अगले बात करें 5वें नंबर पे दोस्तों, तो इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसे दोस्तों तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। और तार्किक चिंतन की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है, 6 से 12 वर्ष का बालक होता है, वह ये नहीं पूछता कि ये चीज़ कैसे है, वो ये अधिकतर ये पूछता है कि ये बोर्ड क्यों है, इस पर क्यों लिखा जा रहा है। हर चीज़ के बारे में उसका प्रश्न जो होता है वो प्रश्नवाचक होता है, हर चीज़ के बारे में वो जानना चाहता है। तो इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। ऊपर दोस्तों हम लोग मिटा लेते हैं, फिर देखेंगे हम, यहाँ तक आपका मिटा लेते हैं, फिर अन्य नामों की भी चर्चा करेंगे। तो आइए 6वें नंबर पे चलते हैं, जिसे आपको इस एज को साहस की अवस्था, एक एक करके आप नोट कर लीजिएगा। साहस की, दोस्तों इसे साहस की अवस्था भी कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था में जो शिशु होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण या कभी कभी बहुत ही साहसिक कार्य कर जाते हैं, इसलिए इसे साहस की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो इसे स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट नाम पे बात करें दोस्तों तो इसे जीवन का निर्माण का काल कहते हैं। जीवन के निर्माण की अवस्था, इन सारे विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है दोस्तों। तो हमने देख लिया दोस्तों, इसे एक और देख लेते हैं, इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। इसे कहते हैं भाषा विकास की तीव्र अवस्था, यानी कि इसमें जो भाषा का विकास होता है बालकों का वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। उसके पास जो वर्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्ड आ जाते हैं और उनके भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। तो दोस्तों एक एक कर देख लेते हैं इनके उपनाम की। तो इसे आरंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शिक्षा प्रारंभ करने के लिए, विद्यालय जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए सबसे अच्छी एज होती है, या शिक्षा प्रारंभ करने के लिए सर्वोत्तम एज है दोस्तों। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एज में जो बालक होता है वो अपने आप को बड़ा समझता है और जो बाकी लोग होते हैं वो उसे छोटा समझते हैं, इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। खेल की अवस्था, आपने पढ़ा होगा शैशवावस्था को खिलौनों की अवस्था कहते हैं, क्योंकि उसमें शिशु खिलौनों से खेलता है, लेकिन बाल्यावस्था खेल की अवस्था है दोस्तों। इसे गंदी अवस्था कहते हैं, इसे डर्टी एज भी कहते हैं, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, और देंगे इसे साहस की अवस्था, क्योंकि इसमें जो बालक होता है वो कभी कभी बहुत ही साहसिक कार्य कर जाता है, इसलिए साहस की अवस्था। स्फूर्ति की अवस्था, जीवन के निर्माण की अवस्था, जहाँ से आपकी शिक्षा प्रारंभ होगी वहीं से आपके जीवन के निर्माण की अवस्था भी, इसलिए इसको कहा जाता है। भाषा विकास की तीव्र अवस्था, क्योंकि दोस्तों बाल्यावस्था में बालक क्या होता है, भाषा का उसका विकास जो होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथनों को जो कि बाल्यावस्था से संबंधित हैं। दोस्तों ये जो हमने पढ़ा अभी उपनाम, इस उपनाम से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, या फिर किसी भी राज्य का टेट परीक्षा हो, या बाल विकास से संबंधित जहाँ भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे बाल्यावस्था से, वहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन इस जो आपने अभी पढ़ा है पिछले कुछ समय में, इससे निश्चित तौर पर बनेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथनों को मनोवैज्ञानिकों ने जो बाल विकास से संबंधित दिया है उनको एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों बाल्यावस्था से संबंधित सबसे पहले हम देखेंगे कार्ल एवं ब्रूस की। कार्ल एवं ब्रूस, इनका क्या कथन है दोस्तों? तो कार्ल एवं ब्रूस ने दोस्तों कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का कैसा काल है? तो अनोखा काल है। ये किसने कहा है दोस्तों? अभी आपको याद भी हो जाएगा, बिल्कुल भी, बस आप इसको पढ़िएगा एक बार ध्यान से। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? कार्ल एवं ब्रूस ने कहा है दोस्तों। इसको याद करने के लिए देखिए एक की फैक्टर इसमें से निकालेंगे और उसी की के थ्रू हम इसको याद करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा हमको क्या होता है इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के बहुत सारे मत हैं, सबको याद कर पाना एक तरीके से काफ़ी दिक्कत हो जाता है, कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों इसको याद करेंगे हम कार्ल एवं ब्रूस को, तो इसे कीवर्ड निकालते हैं हम। जो कीवर्ड क्या निकालेंगे दोस्तों? तो कीवर्ड इनके नाम से ही निकालेंगे काल। इस काल कीवर्ड से ही हम देखेंगे। तो इन्होंने कहा क्या है? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो इस कीवर्ड से हमने क्या निकाला? काल ने, नाम भी इनका काल है, ये देखिएगा, और इन्होंने क्या कहा? इसे अनोखा काल। तो काल ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा। तो आपको इस तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। काल ने क्या कहा है? बाल्यावस्था को अनोखा काल। जैसे ही आपके एग्जाम में पूछ देगा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, उसके नीचे 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम होंगे, आपको उसमें से टिक करना होगा। तो जैसे ही आप पढ़ेंगे इस चीज़ को कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल, अरे ये तो काल एवं ब्रूस ने कहा है, आप तुरंत टिक करके आएंगे कि काल ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा था। इस तरीके से दोस्तों हम सारे मनोवैज्ञानिकों को एक एक कर याद करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों इनका एक और मत है, दूसरे मत को ले लेते हैं। इन्होंने कहा था
कि 6 से जो 12 वर्ष तक के जो जो बालक होते हैं दोस्तों, उनमें मानसिक क्रियाओं में स्पष्ट परिवर्तन नज़र आते हैं। क्या कहा था इन्होंने कि 6 से 12 वर्ष के बालक के मानसिक क्रियाओं में स्पष्ट परिवर्तन देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इन्होंने क्या कहा, 6 से 12 वर्ष तक के बालक के मानसिक क्रियाओं में स्पष्ट परिवर्तन देखा जा सकता है। ये किसने कहा है, कार्ल एवं ब्रूस ने। इसको भी आप याद कर सकते हैं। जैसे जैसे काल मीन्स क्या होता है, टाइम पीरियड। जैसे जैसे टाइम पीरियड मिलता है, किस मानसिक क्रियाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। या आप एक और ट्रिक इससे बना लीजिए, ब्रूस से बना सकते हैं कि ब्रूस से क्या होता है, ब्रश से किसी भी चीज़ में परिवर्तन किया जा सकता है। जी हाँ, किसी भी चीज़ को साफ किया जा सकता है। जब उसमें साफ होगा तो परिवर्तन होगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक बनाकर हम इनको याद करेंगे। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, कार्ल एवं ब्रूस का 2 कथन है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा है, कार्ल एवं ब्रूस ने। और उन्होंने क्या कहा, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बालक के मानसिक क्रियाओं में स्पष्ट परिवर्तन देखा जा सकता है। अगले मनोवैज्ञानिक को देखते हैं दोस्तों, जिनका नाम है रॉस। रॉस महोदय ने बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा है। जी हाँ, ये देखिएगा, रॉस महोदय ने क्या कहा है। तो दोस्तों, रॉस ने कहा है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था या बाल्यावस्था की अवस्था मिथ्या परिपक्वता या आभासी परिपक्वता की अवस्था है। दोस्तों, ये कथन किसका है, तो ये कथन है रॉस का कि 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता की अवस्था है। इसको हम याद करेंगे कीवर्ड से। जिस कीवर्ड से दोस्तों याद करेंगे, उसे याद करेंगे रॉस से ही। इनके नाम से ही हमने कीवर्ड बना लिया है जिसका नाम है रॉस। तो इससे हम कैसे याद करेंगे कि रॉस को रॉस नहीं आया, रॉस को बाल्यावस्था रॉस नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा। अब आप याद कर लेंगे ट्रिक से आसानी से कि रॉस को बाल्यावस्था रॉस नहीं आया, इसीलिए उन्होंने इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कही। इस तरीके से आप याद करिएगा दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको 1-2 बार पढ़िएगा, याद भी करने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था तो आपको जैसे ही एग्जाम में पूछ दे बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है, तो आपको याद रखना है कि रॉस महोदय ने क्या कहा है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है, या इसे छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है। नेक्स्ट परिभाषा दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक को, जिनका नाम है किलपैट्रिक। इनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, किलपैट्रिक के बारे में देखते हैं। आपको अगर न दिख रहा हो तो आप ध्यान से सुनिएगा। आप, इनका नाम है किलपैट्रिक। इन्होंने क्या कहा था कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण की ये किसने कहा था दोस्तों, तो ये कहा था किलपैट्रिक महोदय ने। अब इससे हम जो कीवर्ड निकालेंगे किलपैट्रिक से, ये निकालेंगे हम किल,
ये हमने कीवर्ड निकाला इनके नाम से ही, किल। और किलपैट्रिक ने क्या कहा था, तो बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। तो इसको हम याद करेंगे, प्रतिद्वंद सामाजिकरण के लिए किल के समान कार्य करता है। प्रतिद्वंद सामाजिकरण के लिए किल की तरह दोस्तों ये आप देख सकते हैं, किलपैट्रिक इनके नाम से ही हमने निकाला किल, और जैसे ही इसमें आ रहा तो आप लिख सकते हैं द्वंद्व जो होता है हमेशा कैसा होता है, किल के समान होता है। जब भी आप अपने लाइफ में या किसी भी चीज़ में द्वंद्व में रहेंगे तो हमेशा किल के समान होगा, हमेशा आपको वो नुकसान पहुंचाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से याद कर सकते हैं आप कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। तो प्रतिद्वंद या लिख सकते हैं द्वंद्व सामाजिकरण के लिए किल की तरह कार्य करता है, यानी कि नकारात्मक कार्य करता है। तो आप इस तरीके से इनकी परिभाषा को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हम स्ट्रिंग के बारे में। उनका दोस्तों कथन है स्ट्रिंग का कि शायद ही ऐसा कोई बालक हो जिसने माफ कीजिएगा दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ने न खेला हो, जिसे 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हो। ये कथन दोस्तों किसका है, तो ये है आपका स्ट्रिंग का। शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हो। इसे खेल की अवस्था भी कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन जैसे ही आ जाए कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हो, तो ये कथन है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग को आपको याद करना है, इसका एक कीवर्ड निकाल लीजिएगा जिसे हम लिखेंगे स्ट्रांग। दोस्तों कोई भी खेल खेलने के लिए हमें स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा, शायद ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ने न खेला हो। इसे किसने कहा, स्ट्रिंग ने। स्ट्रिंग से हमने कीवर्ड निकाला स्ट्रांग। किसी भी खेल को खेलने के लिए हमें स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, इनके क्या मत हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे ब्लेयर। मार्कर चल नहीं रहा है, नेक्स्ट मार्कर देखते हैं। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, इनके क्या मत है दोस्तों। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। तो इन्होंने कहा है, लिख लेते हैं हम, शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अन्य कोई अवस्था नहीं है। ये कथन है दोस्तों ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का। उन्होंने क्या कहा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो बाल्यावस्था को कहा है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन। ये तीनों जो मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, इन तीनों लोगों ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो है आपकी बाल्यावस्था। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं सिगमंड फ्रायड। जी हाँ दोस्तों, फ्रायड, इनका क्या कथन है। इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था में
दोस्तों फ्रायड महोदय ने कहा है, फ्रायड महोदय ने कि बाल्यावस्था बाल्यावस्था को काम की प्रसूतावस्था कहा जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो काम प्रवृत्ति होती है, अगर उसके बारे में हम बात कर लें तो वो आपकी शैशवावस्था में प्रबल होती है। वहीं अगर हम बाल्यावस्था की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे न्यून हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, और अगले किशोरावस्था में ये अपने चरम पे होती है, यानी कि प्रबल होती है। तो इसीलिए फ्रायड ने क्या कहा है? फ्रायड ने कहा है बाल्यावस्था को काम की प्रसूतावस्था कहा है दोस्तों। और इन्होंने एक और मत कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माणी काल है, या बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा जाता है। वो भी किसने कहा है? तो वो फ्रायड ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम बर्ट का, जो कि आज के आखिरी मनोवैज्ञानिक होंगे, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो बर्ट ने इसे दोस्तों, बर्ट ने बाल्यावस्था को भ्रमण और साहसिक कार्य की एज कहा है। जी हाँ, तो देख लेते हैं बर्ट ने बाल्यावस्था दोस्तों, ये कथन है बर्ट का। उन्होंने कहा बाल्यावस्था में भ्रमण और साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। बर्ट को हम याद कर लेंगे किस ट्रिक से? तो बर्ट को हम याद कर लेंगे बर्ड से। बर्ड यानी कि चिड़िया वो कैसी होती है? हमेशा भ्रमणशील होती है, एक देश से दूसरे देश, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं दोस्तों। तो हमेशा क्या करती थी? भ्रमण करती रहती है। और भ्रमण करने के लिए क्या होगा? साहस चाहिए। आप सुनते होंगे कि वो पक्षी इस समय, प्रवासी पक्षियाँ इस समय आए हुए हैं, तो बहुत ही साहसिक कार्य है दोस्तों। एवरेस्ट के ऊपर से वो उड़ करके आ जाती हैं पक्षियाँ। तो क्या होता है? तो बाल्यावस्था में भ्रमण और साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। तो इसको याद कर लेंगे हम बर्ड से। बर्ड जो होती है वो काफ़ी भ्रमणशील होती है और काफ़ी साहसिक कार्य करती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को और काफ़ी लंबी लंबी नदियों को पार कर करके एक देश से दूसरे देश में आ जा पाती हैं। तो हम इसको रिलेट कर लेंगे बर्ड को बर्ड से। आइए देखते हैं हम बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में, और ये है दोस्तों आज का आखिरी टॉपिक। तो दोस्तों, इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो एक एक करके इनको देख लेते हैं हम। पहली विशेषता की बात करें तो सामाजिक और नैतिक कार्य में वृद्धि। जहां हमने देखा था शैशवावस्था में सामाजिक और नैतिक कार्य कैसे होते हैं? नगण्य होते हैं। वहीं इसमें ग्रोथ होता है, इन कार्यों में सामाजिक और नैतिक कार्य में वृद्धि होती है दोस्तों। दूसरे नंबर पे बात की जाए तो हम देखते हैं रचनात्मक कार्य की इसमें तीव्रता होती है बाल्यावस्था में। रचनात्मक कार्य मतलब जैसे शिशुओं को मट्टी से कुछ खेलना, मट्टी के कुछ खिलौने बनाना, या कोई चीज़ बनाना, या किसी और थर्माकोल वगैरह से कोई चीज़ बनाना, या अन्य इस तरीके की जो चीज़ें, इनसे कुछ किन्हीं चीज़ का निर्माण करना। इसीलिए इसे क्या कहा गया? रचनात्मक कार्य की तीव्रता होती है इसमें दोस्तों। रचनात्मक कार्य की तीव्रता। और क्या विशेषताएं इसकी? नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो संग्रहण की प्रवृत्ति होती है। बालक क्या करते हैं? जो भी चीज़ों को पाते हैं या देखते हैं उसे क्या करते हैं? अपने घर में इकट्ठा करने लगते हैं। जैसे उन्होंने मान लीजिए किसी चीज़ को देख लिया, कोई बॉल देख लिया, उसके क्या किया? बालों को इकट्ठा कर दिया। या कोई वैसे सामान देख लिया, कोई किसी लकड़ी को देख लिया या किसी पत्थर को देख लिया, तो क्या करते हैं? संग्रहण करने लगते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें बाल्यावस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति होती है दोस्तों। और नेक्स्ट बात करें तो इसमें बहिर्मुखता आने लगती है। शैशवावस्था में हम देखते हैं बालक जहाँ बहिर्मुखता आने लगती है। शैशवावस्था में बालक जहाँ अंतर्मुखी होता है, बहुत अपने अगल बगल या आसपास के लोगों से ही बातचीत करता है। वहीं बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं वो अन्य लोगों से ही और बातचीत करने लगते हैं और उनके संपर्क में आने लगते हैं, तो उनमें बहिर्मुखता आने लगती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो समूह की भावना, समूह बनाने की भावना का विकास होने लगता है। बालक बालकों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ ये क्या करती हैं? समूह बनाने लगती हैं। इसीलिए इसे
समलिंगी भी कहा जाता है, क्योंकि बालक बालकों के साथ और बालिकाएं बालिकाओं के साथ। दोस्तों इसमें अगर जिज्ञासा की बात करें तो जिज्ञासा की प्रबलता होती है। शिशु बालक जो होता है दोस्तों वो हर चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, इसलिए इसमें जिज्ञासा की प्रबलता होती है। और देखिएगा संवेगों का दमन और प्रदर्शन दोनों करता है। जहाँ सहसावस्था में हमने पढ़ा था कि संवेग क्या होती है, एकदम प्रबल होती है। किसी भी जीवन के किसी भी अन्य काल की अपेक्षा सहसावस्था में जो संवेग होते हैं वो अपने टॉप पे होते हैं एकदम। संवेगों की दमन व प्रदर्शन दोनों होता है दोस्तों। अगर दमन की बात करें तो बाल्यावस्था में दमन नकारात्मक संवेगों को दमन होता है और प्रदर्शन किसका होता है तो सकारात्मक संवेग का। दोस्तों अगर इसमें बात करें नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम कुछ, तो समूह की भावना का भी इसमें विकास होता है। बालक क्या करते हैं, समूह बनाने लगते हैं, यानी कि समूह की भावना का विकास होने लगता है। दोस्तों जैसे ये आता है, अगर गलत संगत मिल गई तो चोरी करना, झूठ बोलना, इन सारी आदतों का भी विकास हो जाता है। चोरी करना, झूठ बोलना, नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं तो आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भरता कैसे, जहाँ आप देखेंगे सहसावस्था में शिशु जो होता है वो अपनी माँ के ऊपर या अपने अगल बगल जो लोग होते हैं उनके ऊपर निर्भर होता है। जैसे कोई भी काम, कपड़े पहनना, खाना खाना, जूते के फीते बांधना, बाल झाड़ना, इन सब कामों के लिए वो दूसरे पे निर्भर होता है। लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था में आता है वो इन सब कार्य को खुद ब खुद करने लगता है और उसमें आत्मनिर्भरता की भावना आने लगती है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे किशोरावस्था की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।